सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे संस्कृत विषय के सेकंड ग्रेड के पेपर की। ठीक है, यदि निश्चित रूप से आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत लाभदायक है। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे सिलेबस की। देखिए, बार बार हम चर्चा करते हैं, जब भी हम किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं, जब भी किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलते हैं, तो सबसे पहले यही सवाल होता है कि भाई यदि आपने सिलेबस को ठीक ढंग से हृदयंगम कर लिया, सिलेबस को ठीक ढंग से आपने आत्मसात कर लिया, तो लगभग आधी समस्याओं का समाधान तो पहले ही हो जाता है। वेटेज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, भाई कौन सा टॉपिक है, कौन सी यूनिट है, कितने नंबर की आती है, किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। यदि इन सारी चीजों का हम समाधान पहले ही कर लेते हैं, एक व्यू बना लेते हैं, एक रणनीति बहुत अच्छी बना लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि युद्ध जीतना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना उसकी व्यू रचना बनाना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए जो प्लानिंग जिसको हम कह सकते हैं, व्यू रचना जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं, वो बहुत जरूरी होती है। तो आज उसी व्यू रचना की हम चर्चा करेंगे, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में एक चीज होती है कि अभी अभी हमने थर्ड ग्रेड की तैयारी की है, अभी अभी हम रीट की तैयारी करके आए, हमारे पास आधा मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा है, सेफ है। लेकिन निश्चित रूप से आपको ये बात सोच लेनी चाहिए कि वो जो मटेरियल है काम आ सकता है, आपके 100% काम आ सकता है, मैं उसका विरोध नहीं करता यहाँ पर। लेकिन आपका जो स्तर होता है वो चेंज हो जाता है, आपका जो लेवल है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप थर्ड ग्रेड की बात करते हो, हमने बात की कि भाई सिलेबस जो है वो 10th का लगा होता है, लेकिन जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो 12th लेवल का होता है। उसी प्रकार जब हम ग्रेड को अप करते हैं, ऊंचे की ग्रेड में हम जाते हैं यहाँ पर, तो टॉपिक वही होते हैं हमारे सारे, लेकिन हमारा जो पूछने का स्तर है, पूछने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब हम फर्स्ट ग्रेड पे जाएंगे, कॉलेज लेक्चर में जाएंगे, लेकिन चीजें तो वही होगी। संज्ञा प्रकरण आपको रीट में और थर्ड ग्रेड में भी मिलेगा, और वही संज्ञा प्रकरण आपको यूपीएससी में, आईएएस में भी मिलेगा। केवल संज्ञा प्रकरण की बात नहीं है, हेडिंग की बात नहीं, बात है हमारे स्तर की। तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो हर लेवल पर बदल जाता है, क्रॉस क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर बदल जाता है। इस चीज को आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, इस चीज को दिमाग में बिठाकर ही हम आगे की चर्चा करते हैं, आगे की रणनीति आप लोगों को बनानी चाहिए। ठीक है, ये निश्चित रूप से इस बात पर आपको गौर करना चाहिए। आज हम मूल रूप से संस्कृत के सेकंड ग्रेड की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि माध्यमिक स्तर, हमारा जो माध्यमिक स्तर का जो हमारा लेवल है, उस लेवल की यदि हम चर्चा करें तो पहले हमें यह देखना है कि भाई इस लेवल में हम किस किस टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हमारा लगा संज्ञा प्रकरण से सामान्य प्रश्न। दो चीजें आप विशेष रूप से देख लीजिए, जहां सामान्य प्रश्न आता है, जहां सामान्य प्रश्न लिखे होते हैं, वहां नॉर्मली होता है केवल आउट एरिया के बारे में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा हम उसके अंदर विषय में प्रवेश नहीं करते। लेकिन जहां विशिष्ट अध्ययन जिस ग्रंथ का लगा होता है, जिस टॉपिक का लगा होता है, जिस विषय का लगा होता है, उसमें हम डीपली प्रवेश करते हैं और उसमें हम भेद उपभेदों की भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, लेकिन जहां सामान्य प्रश्न लगे होते हैं वहां पर हम केवल भेद की चर्चा कर सकते हैं, नामकरण की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन नामकरण के अंदर जो प्रवेश करने वाली स्थिति है उसकी हम चर्चा यहाँ पर नहीं करते। अब सबसे पहले संज्ञा प्रकरण में हम इत संज्ञा की बात करते हैं। जितने भी सूत्र आपके सिलेबस में लगे हैं उन सारे के सारे सूत्रों पर आपको गौर करना है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे पहले ही टॉपिक पे बात करता हूं और यहां पर लिखा हुआ आपका संज्ञा प्रकरण में इत संज्ञा। अब ये जो इत संज्ञा की बात है, इस इत संज्ञा की मैं चर्चा करूं तो यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर आपने केवल इत संज्ञा से संबंधित सूत्र को पढ़ लिया। ठीक है, केवल इत संज्ञा से संबंधित सूत्र को पढ़ लिया, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है, छोटे से हेडिंग के माध्यम से हमें यह ध्यान रखना है कि इत संज्ञा जो होता है वो कितने प्रकार से होती है। इत संज्ञा जो होती है वो कितने प्रकार से होती है, मतलब लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 6 प्रकार के सूत्र आपको देखने को मिलेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में तो इत संज्ञा का आपको 6 सूत्र देखने को मिलेंगे। तो केवल आप एक ही सूत्र से इत संज्ञा नहीं कर देंगे, उन 6 सूत्रों की चर्चा करेंगे। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लिया, इत संज्ञा करने वाले सूत्रों को पढ़ लिया, जिस जिस सूत्र से आपके इत संज्ञा होती है आपके सिलेबस में, संधि आदि में, उनको आपने सारों को हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया। लेकिन जब सवाल पूछा गया इत संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं लघु सिद्धांत कौमुदी में, तो ये तो हमने चर्चा ही नहीं की, हमने तो गिने नहीं यहाँ पर। इसलिए उसको एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के चर्चा करनी, आउट एरिया से पार नहीं पड़ेगी यहाँ पर, पूरे का पूरा व्यापक दृष्टिकोण। अगर इत संज्ञा है तो किन किन सूत्रों से इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा क्या होती है, कौन कौन से सूत्र है, कहां कहां वो काम आते हैं, यदि 6 सूत्र है तो 6 सूत्र कौन से, उन सभी का नामकरण आपको करना है, और कहां कौन सी परिस्थिति में इत संज्ञा करता है, इन सारी चीजों का आपका ध्यान रखना है। हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, मूल रूप से जब भी हम क्लास की चर्चा करेंगे एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर के हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जिस ढंग से पढ़ते हो, जहां पर, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास पढ़िए आकर के, जहां भी आप पढ़ते हो इस दृष्टिकोण से, इसको जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड लगा करके, एक रणनीति, एक व्यू रचना करके आपको उसका आकलन करना, उसका मतलब हृदयंगम करना, उसको आत्मसात करना है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ यहाँ पर संयोग, संयोग की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो संयोग से संबंधित सूत्रों की यदि हम चर्चा करें तो ये आपको देखना है कि संयोग होता है क्या, नॉर्मल सी चीजें संयोग हो गए यहाँ पर। ठीक है, हलो अनंतरा संयोग है।
अब आपको हल का भी ध्यान रखना है, अनंतर का भी ध्यान रखना है, संयोग की परिस्थिति का भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार हम संहिता की बात करते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा गुमराह हो जाता है। जब हम संहिता की चर्चा करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कई बार क्या हो जाता है, आदमी गुमराह हो जाता है। भाई मैं संहिता की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं संहिता की बात कर रहा हूँ। देखिए संहिता एक अलग चीज है जो संधि का प्रतिरूप है, और जो संहिता है, ठीक है, वो अलग से कहीं न कहीं दूसरे दृष्टिकोण से हमारे पास आती है, यहाँ पर प्रत्याहार आदि बनाने के काम आती है। पर सन्निकर्ष संहिता की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार हम सवर्ण की बात करेंगे। सवर्ण क्या होता है? एक ही जगह से उच्चारित हम स्वर्ण की बात करते हैं, लेकिन इसमें भी कितने प्रकार के सवर्ण हो सकते हैं, थोड़ा सा डीपली जाएंगे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की हम चर्चा करेंगे, कर लेते हैं। जब भी मैं बात करता हूं उदात्त जानते हैं, आपने कहा कि हाँ जानते हैं, नहीं क्यों नहीं जानते। उच्चैर उदात्त, नीचैर अनुदात्त, समाहार स्वरित नहीं पार पड़ेगी, केवल इससे पार नहीं पड़ेगी। उदात्त के हम उन भागों को भी देखेंगे, कौन से भाग से उदात्त है। तालु आदि से भागे से ऊपर के स्थानों से उदात्त होता है, तो ऊपर के स्थान कौन से हैं और कहां से ऊपर के स्थान को हमने स्वीकार किया। नीचे के स्थानों से या निम्न आवाज में यदि उनका उच्चारण होता है तो वो नीचे के स्थान कौन से हैं और क्यों हमने उसको नीचे की कैटेगरी में ले लिया। समाहार स्वरित वो क्यों हो गया, इन सब की हम चर्चा करेंगे। अकेला जो आकार है, अकेला जो आकार है जिसकी मैं बात करता हूँ, एफ और अनार जिसको आप कहते हैं, ये 18 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा अकेला आकार 18 प्रकार का। जब हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं, जब हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, तो इन सारी की सारी चीजों पर हमें मतलब कहीं न कहीं इनमें अंदर प्रवेश करना ही करना पड़ेगा। केवल उच्चैर उदात्त कहने से पार नहीं पड़ेगी, केवल नीचे मतलब अनुदात्त कहने से पार नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वो आकार यानी स्वर जो है उदात्त को क्यों हो गया, अनुदात्त क्यों हो गया, स्वरित क्यों हो गया, ठीक है, अग्र क्या हो गया, पश्च क्या हो गया, इन सारी चीजों में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, अन्यथा आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। 18 प्रकार कहां से आ गए? अकेले लृ के 12 भेद हो गए। अब लृ के 12 भेद हो गए तो क्यों हो गए लृ के 12 भेद, ठीक है। स्वर के 18 भेद क्यों हो गए, एक स्वर के 18 भेद क्यों हो गए, इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। इन सारे कारणों की तह में हमें जाना पड़ेगा, तब जाकर के समस्याओं का समाधान हो पाएगा। इसी प्रकार से यदि हम उच्चारण स्थलों की बात करें तो हम उच्चारण स्थलों में चले जाएंगे। सामान्य सी प्रक्रिया है, जो भी उच्चारण स्थल होते हैं हम उनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन उन उच्चारण स्थलों के बाद में जब हम अभी थर्ड ग्रेड में पढ़ करके आए हैं, वो इसलिए बताता हूं क्योंकि समस्या आती है, न चाहते हुए मुझे बताना पड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए समस्या आती है क्योंकि हमने देखा अभी कि उच्चारण स्थल तो इतने बताए पाणिनि, जहां हमने वर्षों से पढ़ा, लेकिन उसके बीच में पाणिनि का कोई एक और आ गया कि भाई उच्चारण स्थल तो एक अलग भी होता है, ठीक है। उच्चारण स्थल तो उन्होंने अलग भी बताया, यहाँ पर एक अतिरिक्त उच्चारण स्थल बता दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो अतिरिक्त उच्चारण स्थल पाणिनि ने बताया उसका मूल क्या था। भाई ये सारी चीजें तो हृदय से निकल करके आ रही है ना, ये सारी चीजें जिस स्थान से निकल करके आ रही है उसको भी आपने एक अतिरिक्त उच्चारण स्थल बता दिया। तो क्यों बताया उसकी तह में भी आपको जाना, जब हम क्लास में पढ़ेंगे उस समय हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्यात्मक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर सारी की सारी, ठीक है। प्रयत्न की हम चर्चा करेंगे, आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, ठीक है। आद्य पंचधा यानी आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन से होते हैं, स्पृष्ट क्या होता है, ईसत स्पृष्ट क्या होता है, ईसत विवृत क्या होता है, विवृत क्या होता है, संवृत क्या होता है। आकार जो है, जिस आकार की मैं अभी बात कर रहा था, ये प्रयोग अवस्था और प्रक्रिया अवस्था में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। कहीं ये मतलब ह्रस्व रहता है तो कहीं ये दीर्घ हो जाता है, क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये मतलब संवृत हो जाता है, क्यों ये विवृत हो जाता है, ठीक है। ये संवृत क्यों होता है, विवृत हो, दीर्घ से मेरा तात्पर्य संवृत और विवृत की अवस्था से बता रहा हूं। तो आकार संवृत भी है, आकार विवृत भी है, कारण जानना पड़ेगा इसके पीछे यहाँ पर, ठीक है। उसी प्रकार जब हम बाह्य प्रयत्नों की चर्चा करते हैं तो 11 प्रकार कौन कौन से हैं, संवार, विवार, श्वासनाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ठीक है। इन सारी चीजों की हम चर्चा करें। क्यों हमने इनको बाहरी को 11 भागों में बांट दिया, क्यों हमने आंतरिक को 5 भागों में बांट दिया, ठीक है। इसके डिफरेंस का कारण क्या रहा होगा, ये आंतरिक परिस्थिति कहाँ सूट करती है, ये बाहरी परिस्थिति किस आधार पर हम इसका निर्णय करते हैं, इन सारी की सारी चीजों की तह में जाना पड़ेगा। उसके बाद हम पद की बात करते हैं, पद होता क्या है। जब हमने कहा सुप तिंग पदम, सामान्य सी प्रक्रिया हमने पढ़ लिया सुप तिंग पदम, ठीक है। सुप और तिंग जहां पर लग जाते हैं पद बन जाता है। सुप क्या होते हैं 21 प्रकार से हमें ध्यान रखना है, तिंग क्या होते हैं 18 प्रकार से हमें ध्यान रखना है, और नोर नो के माध्यम से, ठीक है। परस्मयी पद अलग हम पढ़ेंगे, आत्मनेय पद अलग हम पढ़ेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि हमने पढ़ लिया कि भाई ये परस्मयी पद की धातु है, पट लिखा दी, ये आत्मनेय पद की धातु है, सेवलब आदि, यहाँ पर इसकी भी चर्चा करनी पड़ेगी कि वो परस्मयी पद होता क्यों है। वर्षों से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ये परस्मयी पद के अंतर्गत चलेगी और परस्मयी पद कौन से काल का निर्धारित करता है, ठीक है। आत्मनेय पद में क्यों चलेगी, आत्मनेय पद क्या होता है, यहाँ पर सारी की चीजों की डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जब भी हम क्लास में चर्चा करेंगे तो सारी चीजों का विश्लेषण के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो इस ढंग से आपको इसका आकलन करना है। सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं, ये चीजें तो आपके पास भी है, जो सिलेबस आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके पास भी मैं नया क्या बता रहा हूँ,
मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ढंग से आप इसका आकलन करेंगे, इस ढंग से आप इसकी चर्चा करेंगे, तब जाके मूल रूप से हम मेरिट को छू पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि सामान्य प्रक्रिया सब जानते हैं, 50% से 60% तक ऑलरेडी सबकी तैयारी है, लेकिन वही शिक्षार्थी, वही बच्चा आगे निकलता है जो कुछ विशिष्ट अध्ययन करता है, कुछ सामान्य से हट करके अध्ययन करता है यहाँ पर। और ये सामान्य से हट के 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको सामान्य से हट करके आगे ले जाने वाले होते हैं। इस ढंग से आपको आकलन करना है, दुनिया की भीड़ से अलग आपको सोचना है, और वो सोचेंगे आप अपने सब्जेक्ट में किस ढंग से एक नए क्वेश्चन का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह से प्रश्नों को बनाया जा सकता है। यही जो लेवल है, यही जो स्तर है, वो आपको आगे लेकर के जाता है। अगले टॉपिक की बात करते हैं। दूसरे की यदि मैं चर्चा करता हूं तो निम्नलिखित संधि सूत्रांश और संधि विच्छेद के जो भी आपके सूत्र है, कोई अक्षवर्ण दीर्घ आद गुणे वृद्धि रेचि अंगी पर, इन सबको आधार पर हम संज्ञा की प्रकरण की चर्चा करेंगे। आगे सामान्य सी प्रक्रिया यहाँ पर हम देखेंगे। आगे जो भी है सारी संधि विसर्ग संधि होगी, ठीक है। इसके बाद में हमारे समास हो गए। अब समास का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको समास की। यहां से मैं ले लेता हूँ समास का। तो ये जो मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पर हमने पहले भी पढ़ा है, और पहले इस बात को मैं बता चुका हूं कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भाई समास तो हमने अभी अभी पढ़े, बिल्कुल आपने समास अभी अभी पढ़े, लेकिन आप जब उस सिलेबस का आकलन करेंगे, जब आप उस सिलेबस का अध्ययन करेंगे, तो वहां लिखा होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर आपको समास पढ़ना है। समास तो समास ही है, लेकिन आपको लेवल देखना, या तो लिखा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास पढ़ेंगे, मध्य सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास पढ़ेंगे, ठीक है, या केवल सिद्धांत कौमुदी के आधार पर समास पढ़ेंगे। और अगर नहीं लिखा हुआ है वहां पर, तो आपका लेवल चेक करना है आपको। भाई आप 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो निश्चित रूप से वो लघु सिद्धांत कौमुदी ही रही होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की क्लासों में जाते हैं, हमारा स्टैंडर्ड जो होता है वो चेंज होता चला जाता है, ठीक है। जब हम पारंपरिक पद्धति से पढ़ते हैं, पारंपरिक पद्धति से शिक्षा शास्त्री और आचार्य की हम पद्धति से पढ़ते हैं, वहां निश्चित रूप से हम दूसरी परंपरा का आकलन करते हैं, सामान्य में हम दूसरी परंपरा का आकलन करते हैं, 3rd ग्रेड में हमारा स्तर अलग होता है, और 1st और 2nd ग्रेड में हमारा स्तर अलग हो जाता है। तो इन सारे स्तरों की चर्चा आपको करनी, उसी के आधार पर आपको क्या करना है, समास का अध्ययन करना है, ठीक है। समास वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें भेद आ जाता है यहाँ पर। जब हम सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा करते हैं, तो उसके आधार पर भेद आ जाता है। इन भेदों को किस ढंग से आपको अलग अलग करना है, ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, जिस भी स्थिति में पढ़ते हैं, इन चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, 30 वर्ष का अनुभव कम नहीं होता, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं 30 वर्ष का अनुभव के आधार पर आपको सब कुछ निचोड़ निकाल के दे दूंगा। सब कुछ आपको करना है, सब कुछ आपको करना, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग सिर्फ पथ प्रदर्शक की भूमिका में होते हैं, हम लोग सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, काम आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। एक वृक्ष जो है उसका मतलब कुछ नहीं कर सकते, एक बीज को सिर्फ हम लोग, गुरु लोग, शिक्षक लोग, अभिभावक लोग क्या करेंगे, उसको मिट्टी में डाल सकते हैं, उसको अच्छा माहौल दे सकते हैं हम लोग, अंकुरण उसको खुद होना है, पानी उसको खुद ग्रहण करना है, ठीक है, पोषक तत्व उसको खुद खींचने। हम तो सिर्फ उसके बाढ़ लगा सकते हैं, पशुओं से, जंगली जानवरों से रक्षा कर सकते हैं, खुद में खुद उसको अपने आप तरक्की करनी है। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं वही बात निश्चित रूप से शिक्षार्थी के लिए काम आती है कि आपको अपने ढंग से उसका आकलन करना है, केवल और केवल मार्ग दिखाना हम लोगों का काम होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी आधार पर हम आगे की चर्चा करेंगे। समास का लेवल मैंने आपको बता दिया। प्रत्यय शब्द रूप की यदि हम चर्चा करते हैं, धातु रूपों की यदि हम चर्चा करते हैं, इसमें बहुत कुछ नया नहीं है। जब हम प्रत्यय की बात करते हैं, जब हम शब्द रूप की बात करते हैं, जब हम धातु रूप की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नया है। यहाँ पर जिस ढंग से आप तैयारी करना चाहे उस ढंग से आप तैयारी कर लीजिए। जब भी हम क्लास में चर्चा करेंगे, हम बताएंगे यहाँ पर कि मतलब जितने भी रूप हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में हमने क्यों बांट दिया, क्यों हमने अकारांत को एक कैटेगरी में ले लिया, क्यों हमने आकारांत को दूसरी कैटेगरी में ले लिया, इकारांत कौन से होते हैं, उकारांत कौन से होते हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है। हम राम की बात करते हैं एकारांत, हम लता की बात करते हैं आकारांत, लेकिन वो स्त्री में है। हम रमा की बात करते हैं स्त्रीलिंग में, हम गुरु की बात करते हैं पुल्लिंग में, उकारांत है। हम वधु की बात करते हैं उकारांत, लेकिन स्त्रीलिंग में है, ठीक है। तो इन सबके अलग अलग कैटेगरियों में हमने बांट दिए। कितनी कैटेगरियां बनती है, इन पर आपको गौर करना है। धातुओं में क्यों हमने परस्मयी पद में अधिक धातुएं दे दी और क्यों हमने आत्मनेपदी पद में कम धातुओं को रखा, काल के आधार पर इसका निर्णय करना, इसकी हम चर्चा क्लास में करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप अपने ढंग से यदि तैयारी करते हो, उस आधार पर भी आपको निर्णय करना है कि आत्मनेपद पद और परस्मयी पद होता क्यों है और इसका विभाजन क्यों किया गया है। गुरुओं को ऐसा क्या लगा होगा, पाणिनि को ऐसा क्या लगा होगा, कात्यायन को ऐसा क्या लगा होगा, ठीक है, पतंजलि ने ऐसा क्या किया होगा, कि इन सब का वर्णन उन्होंने अपने अपने ढंग से किया। यहाँ पर मूल रूप से हम चर्चा पाणिनि की बात कर रहे हैं, अष्टाध्यायी की चर्चा कर रहे हैं, उसके आधार पर हम वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आपको देख लेनी है, इसमें कुछ नया नहीं। उपसर्ग आदि की सामान्य सी प्रक्रिया हम बात करेंगे। अब हम मूल रूप से चर्चा करते हैं महाकाव्यों की। ये जो हमारा सेकंड वाला सेक्शन जो होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ महाकाव्य, ठीक है।
अब सवाल पैदा होता है कि जो महाकाव्य हमारे सिलेबस का पार्ट है, उन सारे के सारे महाकाव्यों की हमने चर्चा की है, उन सारे के सारे महाकाव्यों को हमने पढ़ा है। हमने वाल्मीकि को पढ़ा है, अश्वघोष को पढ़ा है, कालिदास को पढ़ा है, भारवी, माघ और श्रीहर्ष, और इनकी जितनी भी रचनाएं सबका हमने वर्णन कर दिया, सबका हमने हृदयंगम कर लिया, आत्मसात कर लिया, हमने पढ़ लिया। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि महाकाव्य और खंड काव्य में कितना भेद होता है, ठीक है, महाकाव्य कौन सी कोटि में आता है, मुक्तक काव्य क्या होता है, प्रबंध काव्य क्या होता है, फिर हम सवाल करेंगे कि नहीं यहाँ तक तो हम नहीं गए, ठीक है। फिर हमने बोला कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भाई आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, ठीक है। आपको जो बेस था, आपका जो मूल था, उस मूल को, उस बेस को भी तो आपको ग्रहण करना, उसको भी तो आप तैयार करना है ना। अगर आप 5वीं मंजिल की किसी कमरे में आपको एड्रेस ढूंढना है, यहाँ पर 501 नंबर या 500 नंबर कमरे में जाना है, और आप बोले कि आपने सीढ़ियों का सवाल क्यों पूछ लिया, ये तो बात नहीं बनेगी। यहाँ पर जहां तक जाना है तो आप उस रास्ते से होकर ही तो जाएंगे, वो चीजें आपको निश्चित रूप से तैयार करनी है। तात्पर्य मेरे कहने का है, महाकाव्य की परंपरा को भी आपको ध्यान रखना है, खंड काव्य की परंपरा को भी आपको ध्यान रखना है, मुक्तक परंपरा को भी आपको ध्यान रखना है, प्रबंध क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। कहां तक का वो नाटक बन जाता है, नाटक से आगे महाकाव्य कौन सा होता है, खंड काव्य में किस खंड का, जीवन के कौन से खंड का चित्रण होता है, महाकाव्य में यदि जीवन से और मरण तक का कंप्लीट चित्रण होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे, विभाजन के पीछे क्या दृष्टिकोण रहा होगा, इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद जो जो कवि आपके लगे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। गद्य काव्य में हम दंडी की, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिका दत्त व्यास की बात करते हैं। जब हम इनकी चर्चा करेंगे वहां पर हम पढ़ेंगे बाणभट्ट क्यों अपने आप में सारी की सारी संस्कृत परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने, क्यों बाणभट्ट को सरस्वती के वरद पुत्र की हमने संज्ञा दे दी यहाँ पर, ठीक है। इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। बाणभट्ट की शैली की हम चर्चा करेंगे, कादम्बरी की शैली की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके आधार पर मतलब सुबंधु और बाणभट्ट के साथ अंबिका दत्त व्यास जो है, इनकी जो गद्य की परंपरा है उसका हम आकलन करेंगे। क्या शिवराज विजय में ऐसा बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जिसके आधार पर उनको सर्वोत्तम रचना की है, हमने चर्चा की है यहाँ पर। इन सारी की सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे। तात्पर्य मेरा कहने का केवल है कि गद्य अलग है, अलग ढंग से हम उसकी चर्चा करेंगे। पद्य का जो दृष्टिकोण है वो आपको देखना है, नाटक का जो दृष्टिकोण है वो आपको देखना है। केवल और केवल ये नहीं देखना है कि भास के नाटक लग गए, कालिदास के नाटक लग गए। भाई दी भास का एक नाटक आपके सिलेबस का पार्ट हो गया, मान लीजिए कोई भी भास का एक नाटक आपको लग गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर सवाल भास के अन्य नाटकों के बारे में पूछा गया, या फिर सवाल पूछ लिया गया कि भास के जितने भी नाटक थे, जितने का तात्पर्य जैसे भास के 13 नाटक रहे, ठीक है। अब भास के जितने भी नाटक थे या भास के जो 13 नाटक रहे उनका संपादन किनके द्वारा किया गया, ये सवाल पूछा गया यहाँ पर। तो फिर हमने कह दिया कि तो आउट ऑफ कोर्स था। भाई आउट ऑफ कोर्स तो नहीं था। यहाँ पर जो राइटर है, जो व्यक्ति है, उसकी एक कृति यदि सिलेबस में लगी हुई, क्या उसकी अन्य कृति के बारे में नहीं पूछा जा सकता? क्योंकि ये तो नहीं लिखा ना केवल यही कृति है सिलेबस में, कभी सिलेबस का बाहर का है ऐसा तो नहीं लिखा। यदि राइटर सिलेबस का पार्ट है आपका तो उस राइटर से संबंधित सवाल नहीं पूछे जा सकते क्या? भास के 13 नाटकों के नाम नहीं पूछे जा सकते क्या? ठीक है, भास के 13 नाटकों का संपादन किसके द्वारा किया गया? मैं उदाहरण के लिए बताता हूं, जैसे टी गणपति शास्त्री के द्वारा किया गया, तो टी गणपति शास्त्री का पूरा नाम क्या है? क्या ऐसा नहीं सवाल पूछा जा सकता? किसी भी रूप में सवाल पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए आपको विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। और जिस भी व्यक्ति की एक कृति लगी हुई है, उस एक कृति के साथ साथ उसकी अन्य कृतियों का भी आकलन करना है। ज्यादा कुछ नहीं तो नामकरण आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, विधा आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, और उसका जो कलेवर, उसकी जो विषय वस्तु है, उसकी भी चर्चा आपको कहीं न कहीं करनी है यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार सारे के सारे नीति शतक की बात हम कर रहे हैं, नीति काव्य हो गए यहाँ पर। अब अर्वाचीन कवि की यदि हम चर्चा करते हैं, यदि नए कवियों की चर्चा करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट जो होती है कहीं न कहीं आपको आगे और पीछे ले जाती है। इसलिए ये आगे और पीछे लेकर के जाती है क्योंकि जिन प्राचीन कवियों की मैंने चर्चा की, जिन प्राचीन रचनाकारों की मैंने चर्चा की, आप भली भांति जानते हैं। कालिदास से आप भली भांति परिचित है, भास से आप भली भांति परिचित है, सुबंधु को आप जानते, बाणभट्ट को आप जानते, अन्य रचनाकारों को आप जानते। कालिदास की 7 कृतियां, 7 रचनाएं कौन कौन सी वर्षों से आपने पढ़ी है? जब आप सेकंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की, तो निश्चित रूप से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, यूजी, पीजी में कहीं न कहीं आपने उनको पढ़ा है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतल का नाम लेते सीधे कालिदास तक आप पहुंच जाएंगे, सीधे चौथे अंक तक पहुंच जाएंगे, सीधे चौथे दृश्य तक पहुंच जाएंगे, विदाई के दृश्य तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो चीजें वर्षों से हमने पढ़ी है और वर्षों से हमने उनको रट रखा है। कहीं हमने पहला अंक पढ़ा है, कहीं हमने दूसरा अंक पढ़ा है, कहीं हमने सारा सिलेबस पढ़ा है, सारे अंक उस कृति को पढ़ा है यहाँ पर। लेकिन जो अर्वाचीन रचनाकार है, जो नवीन रचनाकार है, सबसे पहली बात तो ये सवाल पैदा होता है कि इनका जो बहुत ही ज्यादा जो दृष्टिकोण है वो इनका मिलता नहीं है, मतलब इनका जो मटेरियल है वो उपलब्ध नहीं होता, और यदि उपलब्ध होता भी है
ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है यहाँ पर, इसलिए इस यूनिट पर आपको अधिक गौर करना है। जो भी ऑथेंटिक पुस्तकें आपको मार्केट में मिलती है उनका आप सहारा लीजिए, उनका सहारा लेकर के यदि आपकी तैयारी हो जाती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कहा ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़िए यहाँ पर, ठीक है। यदि आप 11th-12th की पुस्तकों का सहारा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको CBSE NCERT की पुस्तकों से सहारा मिलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम राजस्थान की परंपरा में वो आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। यहाँ तो आपको अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। इससे यूनिट से संबंधित मेरी खुद की पुस्तक है संस्कृत के मूर्धन रचनाकार, एक बार उसको देखिए। अभी कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हुआ है, कॉलेज लेक्चरर के पेपर को लीजिए और मेरी पुस्तक संस्कृत के मूर्धन रचनाकार को लीजिए यहाँ पर, ठीक है। उसमें आपको खुद पता चलेगा कि कितने यूनिट्स को हमने कवर किया है, कितने क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, क्योंकि यहाँ जो हम कहेंगे तो मूल रूप से वो चीजें सही नहीं दे पाएंगे। एक बार जरूर देखिए, पुस्तक का अध्ययन करिए, मार्केट में हर जगह उपलब्ध है, उसको अच्छी तरह से भली भांति देखिए, और यदि उससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस यूनिट को आपको अधिक समय देना है, इस यूनिट को आपको अधिक वेटेज देना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये यूनिट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये आगे और पीछे ले जाने में कहीं न कहीं निश्चित रूप से आपके लिए सहयोग करेगी। यहाँ पर ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड, यहाँ पर इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूनिट ऐसी है जो शिक्षार्थी को आगे पीछे ले जाती है। अब हम बात करते हैं कारक प्रकरण की। ये कारक प्रकरण भी वही चीज है, जैसे मैंने पीछे समास की बात की यहाँ पर, ठीक है। हम समास की बात करते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी की चर्चा करते हैं। कारक प्रकरण भी कुछ ऐसा ही टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। कारक प्रकरण में भी आपको ये देख लेना कि आपका स्तर क्या है, आपका लेवल क्या है। और आपने जो 3rd ग्रेड के नोट इकट्ठे कर रखे हैं या आपने इधर उधर से जो इकट्ठा कर रखा है, भानुमति का कुंडवा जोड़ रखा है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं न कहीं आपका भला करने वाला। एक चीज आप लीजिए, ऑथेंटिक पुस्तक आप लीजिए, ठीक है। मार्केट में जो पुस्तकें हैं, जो बोर्ड से संबंधित पुस्तकें हैं, 11th-12th से संबंधित जो पुस्तकें उनको आप लीजिए। उसके इर्द गिर्द आपको जो और पुराने रचनाकारों के माध्यम से, पुराने प्रकाशकों के माध्यम से जो ऑथेंटिक प्रकाशक है उनकी जो कृतियां हैं, पुस्तकें हैं, उनको आप लीजिए, ठीक है। और उस सिलेबस को देखिए, उस सिलेबस को देखिए कि इसका आधार क्या है। इसका आधार जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी, इन सारी की चर्चा करके आपको कारक प्रकरण को पढ़ना है, क्योंकि कारक प्रकरण भी सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर बदल जाता है। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बाकी जो सूत्र है उनकी तो हम चर्चा करेंगे। छंद और अलंकारों के माध्यम से बहुत कुछ मैं नहीं कह रहा, क्योंकि छंद और अलंकार में वही वार्णिक छंद आप पढ़ेंगे, वही आप जो भी जितने प्रकार के जो छंद है उनकी हम चर्चा करेंगे। हम वार्णिक की भी चर्चा करेंगे, हम मात्रिक की भी चर्चा करेंगे। नॉर्मल सी जो चीज है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, उनकी हम चर्चा ढंग से करेंगे यहाँ पर। हाँ, इतना जरूर है छंद अलंकार में कि आप एक बार एक अलंकार को यदि पढ़ते हो तो उसके साथ उस दूसरे, कम से कम उससे संबंधित जो अलंकार वो तो आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ विभावना अलंकार की बात करता हूँ, विभावना आपके सिलेबस का पार्ट हो गया उदाहरण के लिए, तो आप विशेषोक्ति अलंकार को नहीं छोड़ सकते। विभावना यदि सिलेबस का आपका पार्ट हो गया तो आप विशेषोक्ति अलंकार को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक जगह ऐसी होती है जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति हो रही है, और एक दृष्टिकोण ऐसा होता है जहां कारण होते हुए भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो। तो ये तो दोनों विरोधाभासी चीजें, एक के साथ एक को आपको आकलन करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप उपमा अलंकार की बात करते हैं तो केवल उपमा से पार नहीं पड़ेगी, उपमा के 4 अंगों को भी आपको देखना पड़ेगा। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समान धर्म क्या होता है, वाचक शब्द क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। ये चारों अंग क्यों मिल जाते हैं? अगर चारों अंग मिल जाते हैं तो मतलब क्या है, उपमा का कौन सा रूप हो जाता है, सांग रूपक हो जाता है या निरंग रूपक हो जाता है, उसकी हम बात करेंगे। पूर्णोपमा हो जाता है या लुप्तोपमा हो जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। ये जो शब्द जो मैं बोल रहा हूँ, इन एक एक शब्द पर आपको गौर करना है, तब जाके समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आगे यदि हम बात करते हैं ग्रंथों की, अब यहाँ पर ये देखिए ग्रंथों का सामान्य परिचय लगा हुआ है, इसको आप हेडिंग को पढ़ के देखिए। निम्नलिखित ग्रंथानाम सामान्य प्रश्न, इन ग्रंथों से जो प्रश्न बनेंगे वो सामान्य प्रश्न बनेंगे। अब जैसे मान लो इंद्र सूक्त की बात है या पुरुष सूक्त की बात है, ठीक है, तो यहाँ से सामान्य ही प्रश्न बनेंगे। सामान्य प्रश्न का तात्पर्य क्या हुआ कि भाई इंद्र सूक्त का क्रम कौन सा है, ये कौन से वेद से लिया गया है, इसके ऋषि कौन है, ठीक है, इसके देवता कौन है, इसमें किस चीज का वर्णन हुआ है। अगर आगे चल के हम विशेष करेंगे तो कौन सा पर्यायवाची इंद्र के लिए है, कौन सा पर्यायवाची वरुण के लिए, इसकी सामान्य जानकारी होती है। यही सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है, बस कुछ छोड़ना नहीं है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना सिलेबस के आधार पर, जैसे पुरुष सूक्त की बात की, पुरुष सूक्त में लिखा हुआ 10-90, अब पुरुष सूक्त में लिख दिया 10-90, तो आपको सीधा कहां पहुंच जाना है, 10वें मंडल पे पहुंच जाना है, ठीक है। 10वें मंडल मतलब 10वें मंडल का 90वां सूक्त है यहाँ पर। अब जब मैं 10वें मंडल की बात करता हूं तो आपके मस्तिष्क में ये बात भी आनी चाहिए कि भाई ये मंडल कितने होते हैं, टोटल 10 मंडल हैं, कितने मंडल होते हैं। फिर हम कंफर्म करेंगे जब हम वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे कि टोटल तो 10 ही मंडल होते हैं। फिर ये भी सवाल बनता है कि पहला और अंतिम जो है इसमें क्या खास बात है, क्यों अलग मान लिया गया विद्वानों के द्वारा, कौन से मंडल को बाद में जोड़ा हुआ माना गया, इसके पीछे कोई कारण रहा होगा। तो या तो यही क्लियर हो रहा है 10-90 मतलब 10वें मंडल का 90वां सूक्त।
कई बार पूछ लिया जाता है पुरुष सूक्त जो है, और पुरुष सूक्त मतलब ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया, फिर हमें पता नहीं भाई कौन से मंडल से लिया। भाई लिखा है ना, सिलेबस में लिखा है ना 10-90 का मतलब भी क्या होता है 10वें मंडल का 90वां सूक्त। सबके साथ ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन कुछ नए शिक्षार्थी हैं, ठीक है, खुद अपने आप ही मतलब जो तैयारी करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते, किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ नहीं बैठते उठते, तो कहीं न कहीं उनके साथ ये समस्याएं होती है। तो आपको विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना है। अग्नि सूक्त की बात करता हूँ, अग्नि 1.1 अग्नि सूक्त की मैंने चर्चा की 1.1। अब ये जो 1.1 की चर्चा मैं कर रहा हूं, यहाँ पर आपको ये देखना है कि 1.1 क्या है। तो पहले मंडल का क्या है, पहला सूक्त है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त। 1.1 का मतलब पहले मंडल का पहला सूक्त यहाँ पर। तो सवाल बनता है कि ऋग्वेद का पहला देवता कौन सा है, तो ऋग्वेद का पहला देवता कौन सा हो गया, अग्नि हो गया। यहाँ भी तो सवाल बन रहा है ना। आपने कहा कि मैंने तो वैदिक साहित्य नहीं पढ़ा, वैदिक साहित्य की मैंने चर्चा नहीं की यहाँ पर। तो वैदिक साहित्य नहीं पढ़ा तो आपने ये सूक्त तो पढ़े हैं ना, पूरा वैदिक साहित्य नहीं पढ़ा, अग्नि सूक्त तो पढ़ा है ना। तो अग्नि सूक्त में ही आपके वैदिक साहित्य के 3 प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। 1.1 पहले मंडल का पहला देवता। लेकिन जब हम, ये क्रम की बात है, लेकिन जब हम प्रभाव की बात करते हैं, जब प्रभाव की बात करते हैं तो प्रभाव हमारा अलग अलग हो जाता है। ऋग्वेद में 1000 समथिंग जो सूत्र मिलते हैं, उनमें से अकेले जो 250 सूक्त है, अकेले जो 250 सूक्त है वो तो अकेला इंद्र लेकर के चला जाता है, ठीक है। मतलब 1/4 चौथा हिस्सा, 1000 सूक्तों में से चौथा हिस्सा तो अकेले कौन लेके चलेगी, इंद्र लेके चलेगा। मतलब 250 सूक्तों में तो इंद्र की स्तुति होती। तो प्रभाव की दृष्टि से जो होता है वो इंद्र जो होता है प्रभावी देवता, यानी बहुत प्रभावी देवता बन जाता है। लेकिन क्रम की दृष्टि से जो होता है वो अग्नि जो होता है वो प्रभावी देवता बन जाता है, क्योंकि 1.1 पे अग्नि का स्थान आता है और 250 सूक्तों में जो आराधना है वो इंद्र की मिलती है यहाँ पर। तो प्रभाव में अलग क्वेश्चन बन गया और क्रम में अलग क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इन सारी चीजों को हम देखते हैं आगे। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर किनसे, श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय की, तो श्रीमद् भागवत गीता दूसरा अध्याय। अब सवाल पूछा गया कि श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सिलेबस में भी लग गया, जितने श्लोक है सारे के सारे श्लोक को हमने पढ़ लिया यहाँ पर। लेकिन फिर सवाल पूछा गया कि दूसरा अध्याय किसका है। श्रीमद् भागवत गीता का तो दूसरा अध्याय है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये किसका पार्ट है, श्रीमद् भागवत गीता ही किसका पार्ट है, कौन से ग्रंथ का अंश है। तो वहां पर भी हमें थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा कि ये महाभारत का अंश है, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता जो है वो महाभारत का अंश है और महाभारत में से इसको लिया गया है। महाभारत में जो ज्ञान योग से संबंधित, जो कर्म योग से संबंधित, ठीक है, विभिन्न प्रकार के योग से संबंधित, सांख्य योग से संबंधित जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण था वो भगवान श्री कृष्ण ने उद्बोधन शैली में अर्जुन को बता दी। अब मैं उद्बोधन शैली की बात करता हूँ तो एक अलग सवाल पैदा हो गया कि महाभारत की शैली कौन सी थी या गीता की शैली कौन सी थी, उद्बोधन शैली। फिर हम क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक है। दूसरे अध्याय में किस किस चीज का वर्णन किया गया उसकी हम चर्चा करेंगे। क्यों दूसरे अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मान लिया क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन जो होते हैं वो बैठ जाते हैं घुटने टिका करके, तब उनको बार बार संदेश देने के बाद, उपदेश देने के बाद ही उनको तैयार करते हैं युद्ध के लिए कि तुम्हारा जो कर्तव्य है क्षत्रिय होने का उसका तुम्हें आकलन करना है। क्योंकि यदि आप कर्तव्य से गिर गए यहाँ पर तो निश्चित रूप से आपकी तो कीर्ति तो यश तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें दूसरे अध्याय में मिलती है देखने, इसलिए दूसरे अध्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना और वो हमारे सिलेबस का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये महाभारत के साथ कहीं कहीं टच है। इसकी शैली क्या है, इसमें मतलब मूल रूप से किसका वर्णन किया गया है, सांख्य योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, क्या कर्म का संदेश गीता में मिलता है, इन सारी की सारी चीजों का सवाल बनते हैं यहाँ पर जो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम ईशोपनिषद की बात करेंगे। अब कोई भी उपनिषद है या कोई भी अन्य ग्रंथ है वो किसके साथ संबंध है ये आपको देखना है, क्योंकि उपनिषद जो भी है वो सारी की सारी कहीं कहीं किससे जुड़ी हुई है। जितनी भी उपनिषद है वो सारी कहीं न कहीं वैदिक साहित्य से जुड़ी हुई। अब ये देखना है कि उपनिषद ये कहाँ से जुड़ी हुई है, ये उपनिषद जो इसका संबंध किसके साथ है, ये इसका संबंध ऋग्वेद के साथ है या यजुर्वेद के साथ है, ठीक है, या किसी अन्य वेद के साथ है। यदि यजुर्वेद के साथ है तो फिर शुक्ल यजुर्वेद के साथ है कि कृष्ण यजुर्वेद के साथ है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इसका मूल रूप से वर्णन किसका हुआ ये हम चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 18 मंत्रों में निबद्ध है तो 18 मंत्र में पहला मंत्र कौन सा और अंतिम मंत्र कौन सा, इसकी हम चर्चा करेंगे। सारी चीजें आपको बहुत डीपली देखनी पड़ेगी, ठीक है, केवल सामान्य परिचय से बात नहीं पड़ेगी। यदि मैं वर्ण व्यवस्था की बात करता हूँ, ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर हमें देखना है कि वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की हम चर्चा करते हैं। पुरुष सूक्त में इसका अलग दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, गीता में सेम वही दृष्टिकोण देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कुछ थोड़ा सा फर्क आपको भेद देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके पीछे कारण क्या रहा होगा ये जाना पड़ेगा। ब्राह्मण की उत्पत्ति हम मुख से बताते हैं, बाजुओं से हम क्षत्रिय की उत्पत्ति बताते हैं, उधर से
हम वैश्य की उत्पत्ति बताते हैं और पैरों से हम शूद्रों की उत्पत्ति बताते हैं। कई जगह जंघाओं का उल्लेख किया गया यहाँ पर, तो जंघाओं का उल्लेख क्यों हुआ यहाँ पर, ठीक है, पैरों के अतिरिक्त जो है जंघाओं का उल्लेख क्यों हुआ, कौन से ग्रंथ में हुआ, एक तुलनात्मक दृष्टिकोण भी आपको यहाँ पर देखना है। इन सारी की सारी चीजों की हम चर्चा करेंगे क्लास में। आश्रम व्यवस्था की बात करेंगे, 4 आश्रम कौन से थे, क्यों प्राचीन काल में हम आश्रमों में इस व्यवस्था को, 4 आश्रम तो हमने रख लिए, कोई दिक्कत नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हमने वर्ण व्यवस्था की बात कर दी, ठीक है, हमने ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास हमने आश्रमों की व्यवस्था कर दी। पीछे कारण क्या रहा होगा, कारण क्या, बहुत अच्छी व्यवस्था थी भाई, 25 साल तक आपको कुछ नहीं करना, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना, केवल और केवल शिक्षा का अध्ययन नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। इस समय शिक्षार्थी पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता था इन 25 वर्षों में। 25 वर्ष से तात्पर्य जब भी उसका उपनयन संस्कार होता था वहां से वहां तक। अभी छोटी छोटी चीजें हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो कहीं ना कहीं आपके काम आएंगी। हमने कह दिया कि आश्रम कहां तक है, ब्रह्मचर्य आश्रम का आपने कहा, ब्रह्मचर्य आश्रम 25 से, फिर 26 से 50 तक ग्रस्त हो गया, फिर 51 से आगे 75 तक हो गया वानप्रस्थ, और फिर हमने संन्यास कह दिया 100 साल की उम्र में। लेकिन ये जो आश्रम था, पहले आश्रम की हमने बात बताई यहाँ पर आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचारी की, केवल 25 साल उसके जीवन में, 25 के 25 तो नहीं थे, पैदा होते ही तो नहीं गया था वो। फिर हमें देखना है, मनुस्मृति को हमें आधार बनाना है कि उसका उपनयन संस्कार कहाँ होता है, कौन सी अवस्था में होता है। ब्राह्मण बच्चे का उपनयन संस्कार थोड़ा जल्दी हो रहा है, ठीक है, उसके साथ में क्षत्रिय का 2 साल बाद में हो रहा है, फिर वैश्य का हो रहा है, फिर शूद्र का तो उपनयन संस्कार होता ही नहीं था, उनको तो शिक्षा ग्रहण करने की आजादी नहीं दी गई थी प्राचीन साहित्य के द्वारा, प्राचीन समाज के द्वारा, ठीक है। तो जब वो उपनयन संस्कार उसका होता है, मान लिया 8 साल की उम्र में किसी बच्चे का संस्कार हुआ, तो 8 से लेकर के 25 तक का जो अंतराल है वही तो उसकी शिक्षा का कारण हुआ ना। यहाँ पर इनमें से सवाल बनते, इस ढंग से सोचना, इस दृष्टिकोण से आपको सोचना है, ठीक है। सारी की सारी चीजों रोका गया, तो क्यों रोका गया। आश्रम व्यवस्था की हम बात करें, मैंने कहा शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो कौन से ग्रंथ में ऐसा लिखा, मनुस्मृति में लिखा, उसके साथ साथ बहुत सी चीजें हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। महर्षि गौतम का दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, गौतम ऋषि की विचारधारा हमें देखने को मिलती है। तो इसके पीछे कारण क्या रहा होगा, इन सारी चीजों की हमें तह में जाएंगे। आज हम बहुत ज्यादा इस पर विचार नहीं कर सकते, ठीक है। 16 संस्कारों की बात करते हैं तो हमने पढ़ दिया 16 संस्कार। अब भाई 16 संस्कार केवल मनुस्मृति में ही मिलते हैं क्या, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में संस्कारों की संख्या अलग है या फिर किसी दूसरे ग्रंथ में संस्कारों की संख्या अलग है, सबका तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्योंकि यहाँ ऐसा तो नहीं लिखा है कि आपको 16 संस्कार मनुस्मृति के आधार पर पढ़ने। मनुस्मृति को आधार बनाएंगे, निश्चित रूप से आप भी बनाएंगे और हम भी बनाएंगे, लेकिन यदि आपके सिलेबस में लिखा होता तो समस्याओं का समाधान ही हो गया। परंतु यदि आपके सिलेबस में नहीं लिखा गया कि 16 संस्कार कहां से लेंगे, तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा दृष्टिकोण है। याज्ञवल्क्य की तो अलग विचारधारा मिलती है, मनु की अलग विचारधारा मिलती है, और संस्कारों की संख्या तो ऊपरी संख्या संस्कार तो 40 तक पहुंच गए। फिर क्यों हमने 16 संस्कारों को ही महत्व दिया, इन सारी चीजों को आपको देखना है यहाँ पर। क्यों हमने मनुस्मृति का ही चयन किया है, आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। हर दृष्टि से आपको देखना है, प्रत्येक दृष्टि से आपको सूक्ष्मता से देखना है। अब सवाल 16 संस्कार हर आदमी पढ़ता है, 16 संस्कार हमने पढ़े यहाँ पर, ठीक है। किसी से पूछा, हाँ तुम्हारे भी 16 संस्कार, वहां 16 संस्कार रहे होंगे, लेकिन जिंदा मनुष्य के तो 12 ही संस्कार होते हैं। भाई जीवित मनुष्य के तो सवाल ये भी पूछा गया कि जीवित मनुष्य के कितने संस्कार होते हैं, तो जीवित मनुष्य के तो 12 ही संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में से 3 संस्कार तो उसके जन्म से पहले हो जाता है, और 1 संस्कार अंतिम संस्कार जो मृत्यु के बाद हो रहा है। भाई जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं वो तो मौत के बाद हो रहा है, तो आदमी का 16 संस्कार का कहाँ हुआ। सवाल पूछा कितने संस्कार, हमने कहा 16 संस्कार। लाइन भर दी, जीवित मनुष्य के कितने संस्कार की 16। भाई 16 कहाँ होगी, एक तो मरने के बाद वो देखने आ रहेगा बेचारा, देखने के आएगा ही नहीं वो, तो उसको क्या पता उसका संस्कार हुआ है या नहीं हुआ, या मनुष्य का संस्कार हुआ या नहीं। 3 संस्कार उसके जन्म से पहले हो गए, गर्भ धारण का किया वो एक अलग संस्कार था, उसका पहले हो गया। पुंसवन संस्कार उसका पहले हो गया, ठीक है। पुंसवन मतलब जब लिंग का निर्धारण होता उस समय माँ के पेट में ही हो गए यहाँ पर। सीमंतोनयन, मतलब बहुत से संस्कार ऐसे हैं, 3 संस्कार ऐसे हैं जो पहले हो जाते हैं। ये इस दृष्टिकोण से भी आपको सोचना है, ये दृष्टिकोण भी आपको लगाना है। केवल ये नहीं कि बस तुरंत देखा कि 16 संस्कार और टिक कर दिया 16 संस्कार, फिर बाद में आके घर आके देखते कि अरे ये तो गलत हो गया, वो नहीं था गलत। गौर करना है, एक एक चीज को पढ़ना है, नहीं को देखना है। नहीं को हम देखते ही नहीं, ठीक है। इनमें से कौन सी मनुस्मृति के कौन से संस्कार नहीं थे, ठीक है, या कितने संस्कार नहीं थे। यहाँ पर सबसे पहले 16 लिखा कि 16 नहीं थे, फिर बाद में देखा कि नहीं तो हमने देखा ही नहीं। ऐसा नहीं चलेगा, गौर करना आपको हर चीज के ऊपर। ये पंच महायज्ञ की हम चर्चा करते हैं, ठीक है। पंच महायज्ञ में 5 महायज्ञों की हमने चर्चा की। कौन कौन से पंच महायज्ञ की बात करते हैं, हम भूत यज्ञ की बात करते हैं, हम बलि की बात करते हैं। यहाँ पर आजकल जो चल रहा है श्राद्ध पक्ष की हम बात करते हैं यहाँ पर, ये भी अपने आप में यज्ञ है। हर गृहस्थी के लिए अनिवार्य यज्ञ था यहाँ पर। कारण क्या रहा होगा इसके पीछे, पितरों को संतुष्ट करने का, पितरों को तृप्त करने का कारण क्या रहा होगा, इन सारी की सारी चीजों की चर्चा करेंगे। किसके लिए आवश्यक थे पंच महायज्ञ, गृहस्थी के लिए आवश्यक थे, ठीक है। क्योंकि गृहस्थी के बिना यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता, गृहस्थी के बिना अन्य लोग का उसका पालन पोषण हो ही नहीं सकता। गृहस्थी तो है जो भोजन देगा।
सन्यासी को भोजन कौन देगा? वो भी गृहस्थी देगा। ब्रह्मचर्य को भोजन कौन देगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी को, वो भी गृहस्थी ही देगा। अगर गृहस्थ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए गृहस्थ को हमने स्वर्ण आश्रम की संज्ञा दी यहाँ पर, ठीक है, 5 सारे के सारे आश्रमों। इसके बाद हम शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे, जो नॉर्मल सी बात है। जब भी हम शिक्षण विधि की बात करेंगे, सारे की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। शिक्षण विधियों में कुछ नया हम यहाँ पर आज नहीं बता रहे। जब शिक्षण विधि की चर्चा करेंगे उस समय हम पाठ योजना की भी चर्चा करेंगे, शिक्षण विधि की भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर शिक्षण क्या क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे, कौशल क्या होते हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कौशल शब्द अर्थ विस्तार से बना है, अर्थ संकोच से बना है, अर्थादेश से बना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। रिपीट कर रहा हूं मेरे कथन को, कौशल जो शब्द है वो अर्थ विस्तार से बना है, अर्थ संकोच से बना है या अर्थादेश से बना है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर मूल रूप से, ठीक है। सारी की सारी चीजों की चर्चा करेंगे। अर्थ विस्तार क्या होता है, अर्थ संकोच क्या होता है, अर्थादेश क्या होता है। एक समस्यात्मक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर पता है तो निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए यदि आप भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, और अगर नहीं पता तो खोजने की कोशिश कीजिए, तलाशने की कोशिश कीजिए। साथियों, आज की मेरी इस क्लास में केवल और केवल मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप सिलेबस का आकलन किस ढंग से करेंगे। जिस भी किसी ढंग से आप सिलेबस का आकलन करिए, ठीक है, परंतु उस सिलेबस की तह में जाने की कोशिश कीजिए। केवल उसकी हेडिंग देखने के बाद और उसके हेडिंग से संबंधित ही सवालों को मत खोजिए, उसके इर्द गिर्द भी खोजने की कोशिश कीजिए। जैसे पहले पॉइंट मैंने इत की बात बताई, इत संज्ञा का एक हलंतम सूत्र आ गया, उससे पार नहीं पड़ेगी। सिलेबस में हलंतम आ गया, उससे पार नहीं पड़ेगी। उससे संबंधित जितने अन्य सूत्र है सारे के सारे 6, उनकी आपको चर्चा करनी है। कारक प्रकरण की मैं बात करता हूँ, समास की मैं बात करता हूँ। लेवल और स्तर जो है ये आपको चेंज करना है, आपको चेक करना है आपका लेवल क्या है यहाँ पर। इसके अतिरिक्त जो भी सिलेबस में पुस्तक लगी हुई है, मान लीजिए आपके किसी अभिज्ञान शाकुंतल का चौथा दृश्य या चौथा अंक लग गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप में से बहुत से शिक्षार्थी ऐसे होंगे कि चौथा अंक लगा है, चौथे को ही पढ़ेंगे, पहले दूसरे को तीसरे को नहीं पढ़ेंगे। फिर सवाल पूछ लिया उसमें कि भाई उसके विदूषक का नाम बताइए। हो सकता है वो विदूषक चौथे अंक में आया ही ना हो सकता है वो विदूषक अभिज्ञान शकुंतल का चौथे अंक में आया ही ना हो, इसलिए आपने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि उस विदूषक का नाम क्या था, कौन विदूषक था, मेरे अंक में तो आया नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। अरे भाई, रचना कालिदास की लगी है, रचना अभिज्ञान शाकुंतल लगी है, तो अभिज्ञान शाकुंतल के पात्र नहीं आ सकते क्या? अभिज्ञान शाकुंतल में जितने पात्र क्या पूछे नहीं जा सकते? ठीक है, क्या गौतमी के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या सारंगवर और सारद्वत के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? क्या अनसुईया और प्रियंवदा के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता? ठीक है, कितने भी किसी भी प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। कह दिया माधव बताइए कहाँ का विदूषक था, अब आप सारी किताब अभिज्ञान शाकुंतल का था या करातार्जुनियम का था या किसी और का था या किसी और का था, ढूंढते रह जाइए यहाँ पर। मेरा कहने का तात्पर्य कि सारी की सारी चीजों का आकलन करना है। अगर चौथा अंक लगा है तो चौथे अंक को आप रटिए, लेकिन पहले दूसरे अंक की कहानी भी पढ़िए, उसके पात्रों को भी पढ़िए, उसकी भूमिका भाग को भी पढ़िए, उसके प्रस्तावना भाग को भी पढ़िए। जब तक इन सारी की सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, समस्याओं का समाधान बंद वो नहीं हो पाएगा। कड़वी लग सकती है मेरी बात, लेकिन यथार्थवादी दृष्टिकोण है, पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल परिस्थितियां सब सिखा देती है। आप मनोविज्ञान को समझते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं अपने 30 वर्षों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि वही बच्चा आगे निकलेगा, वही शिक्षार्थी आगे निकलेगा जो किसी अनुभवी व्यक्ति की बात मानेगा। यहाँ पर या तो आपका लेवल इतना ऊंचा जा चुका है कि आप सब कुछ जानते हैं, कोई आवश्यकता नहीं आपको हमारी, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाने से कोई फायदा नहीं, आपकी स्थिति वैसी हो चुकी है। और यदि 1% भी आपकी स्थिति में थोड़ी सी गुंजाइश आपको नजर आती है कि हाँ मुझे अभी सीखना है, तो निश्चित रूप से किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ जुड़िए। जब तक अनुभवी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे, समस्याओं का समाधान हो ही नहीं सकता। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, यहाँ पर पत्थर की लकीर, इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि कुछ छोटी छोटी गलतियां आप ऐसी कर देते हैं जो कहीं न कहीं कोई अनुभव और एक्सपर्ट व्यक्ति आपको बताएगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे साथ जुड़िए, किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो आपसे अनुभव में बड़ा है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको सिखाएं, क्योंकि घर में एक अकेला बैठकर तो हर व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अपने घर के कोने में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति बुद्धिमान, उसको आवश्यकता नहीं समाज की, उसको आवश्यकता नहीं इन चीजों की। उनको तो एक नशा है अपने आप में कि मैं पहले 4 बार दे चुका हूं, आपको क्या पता, मुझे लगता है और 4 बार ऐसे शिक्षार्थियों को देना है, ठीक है। मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहता। मैं आप सबके लिए केवल और केवल एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी चीज की आप तैयारी कीजिए, बड़े ठंडे दिमाग से, शांत चित्त से, शांत मन से परिस्थितियों को देखिए, उसके सिलेबस का आकलन कीजिए, ऑथेंटिक पुस्तकों का चयन कीजिए। हो सके तो जितने टेक्स्ट बुक आप ले सके उनके बारे में आप चर्चा कीजिए। किसी अनुभवी व्यक्ति के नोट्स आप लीजिए, इधर उधर से नोट्स लेकर के उसका कचरा मत बनाइए। केवल अपना दृष्टिकोण रखिए, आपका मन जो कहता है वही सही होगा, ठीक है। अगर आप अपने दृष्टिकोण को सही रखेंगे तो दुनिया और की ओर हो जाएगी। दुनिया को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को स्थिर कीजिए। दृढ़ विश्वास के साथ निश्चित रूप से पढ़ाई में लग जाइए। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार। जय तो संस्कृतम, जय तो भारत।